हेलो एवरीवन। आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में स्ट्रेस, टेंशन, मेंटल हेल्थ बहुत ही बड़ा कंसर्न बन चुका है और उससे भी बड़ा कंसर्न तब बन चुका है जब वो हेयर लॉस और हेयर फॉल करना शुरू कर दे हमारा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कंसर्निंग टॉपिक है। जब हेयर फॉल स्टार्ट होता है तो उसकी अलग टेंशन होती है कि अब हमें हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है। तो दिस इज़ अ टॉपिक दैट नीड्स टू बी कवर्ड। तो आज इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए इस पॉडकास्ट में बन चुके हैं हमारे साथ डॉक्टर मयंक सिंह, क्राउन क्लिनिक से एक्सपर्ट सेलिब्रिटीज हेयर सर्जन एंड प्लास्टिक सर्जन। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो डॉक्टर, हमें सबसे पहले ये जानना है कि जो स्ट्रेस है वो कैसे हमारे हेयर फॉल में और हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स में कॉज करता है। देखिए, स्ट्रेस बहुत तरह से रिस्पॉन्सिबल है हमारी हेयर थिनिंग और हेयर फॉल करने के लिए। स्ट्रेस आपके बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स बढ़ाता है, जैसे कोर्टिसोल है, कोर्टिसोल के लेवल्स इंक्रीज कर देता है, जिससे आपकी हेयर की थिनिंग, शेडिंग सब कुछ बढ़ सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब आप स्ट्रेस की बात करते हैं तो जो डेली बेसिस पे जो लोगों को नॉर्मली स्ट्रेस होता है कि आज लेट हो रहे हैं, काम पे जाना है, कोई और इवेंट आ गया, कुछ और करना है, लाइफ में कुछ और हो गया, कोई फाइनेंशियल ट्रबल है, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उससे कोई मेजर डिस्ट्रैक्शन या डिस्ट्रप्शन नहीं होता है हेयर साइकिल में। लेकिन जब कोई मेजर इवेंट होता है, जैसे किसी का डिवोर्स हो गया, कोई फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो गया, किसी के कोई क्लोज रिलेटिव्स कोई एक्सपायर हो गए, कोई भी अनफॉर्चुनेट ऐसा इवेंट हुआ जिसमें आपकी हॉस्पिटलाइजेशन हो गई, आप कोई मेजर सर्जिकल प्रोसीजर के अंडरगो करे, या फिर मेजर जैसे कोविड का एक फेज आया था कि कोविड हो गया, टाइफाइड हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ें जिससे आपकी एलिमेंट थोड़े लंबे टाइम तक रही और आपको कुछ मेडिसिन रही, आपकी हॉस्पिटलाइजेशन हुई या कोई प्रोसीजर हुआ, ये सब चीज़ें आपकी हेयर साइकिल को डिस्टर्ब कर सकती है और आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपको उसकी शेडिंग इंक्रीज होते हुए दिखेगी। लेकिन ये ज़्यादातर ऑटो रेगुलेटेड होता है और ये नॉर्मली अपने आप सबसाइड कर जाता है। स्ट्रेस में अलग अलग तरह के मेडिकल टर्म्स आती हैं हेयर लॉस की। एक होता है जिसको कहा जाता है टीलोजन एफ्लूवियम, जिससे जो मैंने आपको बात करी कि ये पोस्ट कोई मेजर इवेंट के जो होता है वो टीलोजन एफ्लूवियम होता है। कुछ लोगों का जब स्ट्रेस लेवल्स हाई होते हैं तो उनके अंदर एक इन्नेट प्रॉब्लम होती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की, जो आपकी बॉडी आपके हेयर को पहचान नहीं पाती है, जिसको एलोपेशिया एरिएटा कहा जाता है। उस स्ट्रेसफुल कंडीशंस में आप उनके भी पैचेस बढ़ते हुए देखेंगे कि उनके सर पे कॉइन शेप पैचेस बढ़ते रहें और फिर वो हो सकता है मर्ज कर जाएं, हो सकता है सारे बाल खत्म हो जाए सर के, हो सकता है पूरी बॉडी के सारे बाल खत्म हो जाएं। तो ये भी कुछ चीजें हैं जो स्ट्रेस की वजह से एग्जैजरबेट हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा स्ट्रेस रिलेटेड हेयर लॉस में एक और कंडीशन होती है जिसको कहा जाता है ट्राइकोटिलोमेनिया। ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें जो इंसान को ये प्रॉब्लम है उनको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जब वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होंगे तो वो बैठ के अपने बालों को खींच के तोड़ते रहेंगे। अच्छा। उसकी वजह से भी वहां पे हेयर लॉस हो सकता है। लेकिन नॉर्मली ट्राइकोटिलोमेनिया टिपिकली दिखता है कि ये ट्राइकोटिलोमेनिया है, क्योंकि अगर कोई राइट हैंडेड है तो वो राइट साइड से ही बाल टूटे हुए होंगे, कोई स्पेसिफिक एरियाज जो एक्सेसिबल है वहां होंगे, ऑपोजिट साइड पे कोई नहीं तोड़ेगा, प्लस कुछ साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स इनके अंदर रहेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो स्ट्रेस से रिलेटेड हो सकती हैं। ओके, सो क्या ऐसे साइंस हैं जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो स्ट्रेस रिलेटेड हेयर लॉस से जुड़ी हुई हैं? ऐसे कौन से साइंस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखिए, हेयर फॉल जब स्ट्रेस से रिलेटेड बढ़ता है तो आप जब भी ये देखते हैं कि आपकी कुछ शेडिंग ज़्यादा हो रही है जो नॉर्मली होती है, कुछ तो सीजनल भी होती है जैसे मानसून्स के बाद या विंटर्स के आसपास, वो ऑलमोस्ट सबकी होती है। लेकिन अगर स्ट्रेस इंड्यूस्ड है कि कोई मेजर इवेंट हुआ है लाइफ में, या कोई मेजर एग्जाम आपने दिया है, या जो पुरानी मैंने चीज़ें बताई थी उसके हिसाब से कभी किसी को स्ट्रेस रिलेटेड हेयर फॉल बढ़ रहा है, तो आप जाके एक क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड हेयर सर्जन से मिलें और अपने एक बार डायग्नोसिस करा लें। जब हम ट्राइकोस्कोपी करते हैं तो हमें एग्जैक्टली आपकी हर पर स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया के हिसाब से ये पता चल जाता है कि परसेंटेज ऑफ टीलोजन हेयर जो रेस्टिंग फेज वाले हैं वो कितने हैं। जब भी वो हमें दिखता है कि ये ज़्यादा टीलोजन हेयर है इसके अंदर, आप उसकी कंफर्मेटरी बायोप्सी भी करवा सकते हैं, जो अगर आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तो वो भी हो सकता है, जिसके हिसाब से आपको क्लियर डायग्नोसिस मिल जाएगा कि ये टीलोजन एफ्लूवियम है। ज़्यादातर जैसे मैंने बोला था एक्यूट टीलोजन एफ्लूवियम या शॉक लॉस जिसको कहते हैं, वो चीज़ आने वाले 3 से 6 महीने में नॉर्मलाइज हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों में आप जब स्ट्रेस फैक्टर्स को कंटिन्यू करते हैं लॉन्ग टर्म में और उसके साथ में अपनी न्यूट्रिशन, अपनी बेसिक लाइफस्टाइल का कंट्रोल नहीं रखते हैं,
तो ये एक्यूट टीलोजन एफ्लूवियम क्रॉनिक टीलोजन एफ्लूवियम में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें आपका लॉन्ग टर्म बॉल्डनेस होनी शुरू हो जाती है। तो अगर वो चीज़ की सिचुएशन आ जाती है तो आपको पहले तो कंसल्ट करना है, डायग्नोस कराना है, उसके बाद उसके ट्रीटमेंट्स लेने हैं जिसमें मेडिकेशंस होती हैं, आपके न्यूट्रिशन ठीक होना चाहिए, आपकी डी स्ट्रेसिंग एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, और जहाँ पे बॉल्डनेस इंड्यूस हो चुका होता है जो रिकवरेबल नहीं है, जो एलोपेशिया में कन्वर्ट हो गया है, उस जगह पे फिर आपको ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप टीलोजन एफ्लूवियम की स्थिति में जाके ट्रांसप्लांट ना कराएं जब एक्यूट स्थिति में आप हों, क्योंकि अगर आप तब कराएंगे तो आपके जो एग्जिस्टिंग नेटिव हेयर हैं वो सिर्फ पतले हो रहे हैं, रुए जैसे हो रहे हैं, वो तब खत्म नहीं हुए हैं। तो ये कोई भी ट्राइकोस्कोपिक इवैल्यूएशन पे आपको बता सकता है कि आप एक कैंडिडेट हैं जहाँ पे आपको मेडिकल की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या फिर आपको एक सर्जिकल इंटरवेंशन की आगे चल के ज़रूरत पड़ेगी। अभी आप मेडिसिन लीजिए, उसको स्टेबलाइज कर लीजिए, डिस्ट्रेस कर लीजिए लाइफ को, थोड़ा सा ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स कर लीजिए, और उसके बाद फिर देख सकते हैं कि अगर आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है तो इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि व्हाट आर द स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स कि हम हेयर हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। सो डिफरेंट थिंग्स वर्क फॉर डिफरेंट पीपल। स्ट्रेस मैनेजमेंट एक अलग फील्ड है पूरी की पूरी, तो इसलिए आई एम टू स्मॉल टू जस्ट एडवाइस कि इसमें क्या करना चाहिए। लेकिन जो चीज़ देखी गई है वो ये है कि लोग अपने लाइफस्टाइल को जब सुधार लेते हैं, आप अपनी सर्कैडियन रिदम में आ जाते हैं कि आपका सोने का टाइम फिक्स्ड है, आपका उठने का टाइम फिक्स्ड है, आप स्क्रीन से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं स्पेसिफिकली इन द लेटर पार्ट ऑफ योर डेज, आप अपनी न्यूट्रिशन ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो आप ज़्यादा ओवर ईटिंग भी करते हैं, जंक ईटिंग भी करते हैं उस स्ट्रेस में। कई लोग डिप्रेशन में होते हैं, उसके साथ में वो डिप्रेसिव ईटिंग करते हैं। तो आपकी अगर कोई साइकोलॉजिकल एलिमेंट है जो साथ में हिट कर रही है स्ट्रेस के, तो वो आइडेंटिफाई कोई साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट कर सकते हैं, तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं, वो आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके हिसाब से उसकी मैनेजमेंट करेंगे। अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं तो वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जैसे आयरन डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन डेफिशिएंसीज हो गई, मिनरल डेफिशिएंसीज हो गई, ये सब चीज़ें भी आपके स्ट्रेस के साथ एग्रेवेट हो सकती हैं। तो न्यूट्रिशनली उसको बैलेंस करना ज़रूरी होता है। कई लोगों में सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हेल्प करती हैं, कुछ लोगों में मेडिटेशन हेल्प करती है, कुछ लोग योगा फॉलो करते हैं, कुछ लोग एक जिम के वर्कआउट में स्ट्रेस फ्री फील करते हैं, कुछ लोग म्यूज़िक के साथ जाना चाहते हैं, कुछ डांस करना चाहते हैं, कुछ जस्ट जाके कोई स्पोर्ट खेलना चाहते हैं, कुछ लोग सिर्फ बैठ के रीडिंग करना चाहते हैं, या मे बी एक वेकेशन लेकर कहीं यू टेक अ ब्रेक एंड यू गो फॉर 5, 10, 20 डेज, और उसमें आप आराम से रिजुविनेट होके वापस आ रहे हैं। तो कोई भी चीज़ जो आपके लिए आपके हिसाब से काम करती है वो आप ट्राई कर सकते हैं, दैट शुड हेल्प। सो अगर मैं बात करूं कि लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स जो है स्ट्रेस के हमारे हेयर लॉस में, तो वो क्या रहेंगे? अगर हम डिफ्रेंशिएट करें कि अगर हमें शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है उसका ये इफेक्ट होगा हमारे हेयर लॉस में, अगर हमें वो मेजर ही स्ट्रेस है तो उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होने वाला है हमारे बालों में? तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि एक्यूट टीलोजन एफ्लूवियम जो होता है वो होता है शॉर्ट टर्म एक्यूट मेजर इवेंट ऑफ स्ट्रेस से। माइनर स्ट्रेस को तो हम लोग इंक्लूड करते नहीं, क्योंकि आज की डेट में हर एक इंसान को है, तो एवरीवन इज नॉट सफरिंग फ्रॉम इट। लेकिन अगर कोई मेजर इवेंट हुआ है और वो आपको टीलोजन एफ्लूवियम कॉज कर रहा है, तो आप उसको उसी टाइम पे जाके आइडेंटिफाई करा के डायग्नोस करा के कंट्रोल करा लें और ट्रीट कर लें। दैट्स द बेस्ट वे। अगर वो लॉन्ग टर्म में चेंज हो जाता है, जिसको क्रॉनिक टीलोजन एफ्लूवियम कहा जाता है, उसको मैनेज करने के लिए भी मैनेजमेंट लाइन सेम है, ट्रीटमेंट्स सेम है, लेकिन अगर लंबे टाइम तक वो रहता है तो वो बॉल्डनेस या स्किन शो को ज़्यादा कर सकता है, जिसको हो सकता है दवाइयाँ या मेडिकल ट्रीटमेंट्स आपको वो रिजल्ट्स ना दे जो हम उन ट्रीटमेंट से चाहते हैं। तो उस कंडीशन में फिर लेटर ऑन यू मे रिक्वायर कि आपको सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए भी जाना पड़ रहा है। तो आपकी एक्सपर्टीज़ में जितने भी साल हैं आपने इस इंडस्ट्री में बिताए हैं, तो कुछ ऐसी सक्सेस स्टोरीज हमारे साथ आप शेयर कर सकें जो हेयर रीग्रोथ में स्ट्रेस मैनेज करके हेयर रीग्रोथ में बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स आए? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं आज की डेट में, क्योंकि हम लोग के लाइफस्टाइल बहुत ऑल्टर्ड हैं और बहुत अनहेल्दी हैं रिलेटिवली, स्पेसिफिकली जो अभी की करंट जनरेशन है जो टीन ईयर्स से 20s के आसपास आ रहे हैं, तो उन कंडीशंस में आपको हेयर लॉस बहुत जल्दी देखने को मिलता है। सो ऐसे बहुत यूनिक एपिसोड्स होते हैं जिसमें कोई 13-14 साल के बच्चे को स्कूल जाते हुए भी हेयर थिनिंग, हेयर फॉल, हेयर शेडिंग की वजह से बॉल्डनेस के पैचेस दिखने शुरू हो गए हैं।
जो मेडिसिन हैं वो FDA अप्रूव्ड आइडियली 18 साल की उम्र के बाद के लिए होती हैं, लेकिन कई बार हमें एज डॉक्टर्स वही चीज़ों की दवाइयाँ 15-15, 16-16 साल के बच्चों में भी शुरू करनी पड़ती हैं, क्योंकि उसके अलावा जो उनको स्ट्रेस हो रहा होता है अपनी स्टडीज़ और अपने बाकी करिकुलम के हिसाब से, उसके साथ में जो टीजिंग होती है स्कूल पे, जो लोग मजाक उड़ाना शुरू करते हैं, सेंसिटिविटी नहीं रखते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीज़ें जब एग्रेवेट कर रही होती हैं तो उस कंडीशन को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे हमारे मैंने जो यंगेस्ट पेशेंट को ऑपरेट किया है उनकी एज 19 ईयर्स थी। नॉर्मली हम लोग एडवाइस करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आप 24-25 ईयर्स क्रॉस कर जाएं तो बहुत ज़रूरी है। तो जब वो 17 साल के थे तब वो हमारे पास आए थे विद सिवियर थिनिंग थ्रू आउट द स्कैल्प। तो हमने उनको मेडिकल ट्रीटमेंट्स, मेडिकल थेरेपीज़, PRP थेरेपीज़, मेडिसिन पे डाला था, जो उस एज के लिए जो अप्रोप्रिएट मेडिसिन थी उसके ऊपर, लेकिन बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट उन्होंने नहीं देखा था। तो अल्टीमेटली वो कॉलेज जाने से पहले ही लेफ्ट हिज एजुकेशन एंड उन्होंने अपने आप को होम बाउंड कर लिया था। तो जब स्ट्रेस इस लेवल का कोई किसी को हिट करता है या वो इतना डिप्रेस हो जाते हैं, जब आपको इतना ज़्यादा वो इम्पैक्ट कर रहा है, तो उसको ट्रीट करना ज़रूरी होता है। तो उनके साइकाइट्रिस्ट ने मुझे कॉल करके बोला था कि जब तक इनकी हेयर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, इनका साइकोथेरेपीज या मेडिसिन से हम लोग ट्रीट नहीं कर पाएंगे। तो सच कंडीशंस हमें फिर एक्टिव इंटरवेंशन करके हेयर ट्रांसप्लांट भी करना पड़ता है, लेकिन समझाना पड़ता है पेशेंट के रिलेटिव्स को, उनके पेरेंट्स को, उनको भी कि आप जितनी जल्दी हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर कूदेंगे आपकी फ्यूचर उतनी ही अनसर्टेन होगी, क्योंकि हमें पता नहीं है हमारा डोनर कितना कम होने वाला है और हमारी बॉल्डनेस कितनी फैलने वाली है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ओपन रहना पड़ता है। लेकिन आज की डेट में अच्छी बात यह है कि हेयर के अंदर इतनी एडवांसमेंट्स हो गई हैं, इतना फर्दर रिसर्च का काम हो रहा है कि कुछ टाइम में हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा बॉदरसम नहीं रहेंगी और उसका सोल्यूशन होगा। सो अगर किसी चीज़ का स्ट्रेस आपको इतना हिट कर रहा है दैट आपको वो साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट कर रहा है, तो आप डेफिनेटली कोई क्वालिफाइड एक्सपीरियंस सर्जन से मिल सकते हैं और आप काउंसलिंग सेशंस भी ले सकते हैं आज की डेट में ओपनली साइकोलॉजिस्ट के साथ, जो आपको डिस्ट्रेस करने में हेल्प करेंगे। सो इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमने 2 एस्पेक्ट समझे कि या तो डिप्रेशन की वजह से हेयर लॉस हो रहा है या हेयर लॉस की वजह से डिप्रेशन भी बढ़ रहा है। तो मेरे को यही लगता है कि हमारी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच ही इसको मैनेज कर सकती है। जैसा डॉक्टर ने हमें बताया कि हमारी लाइफस्टाइल और हमारी मेंटल साइकोलॉजी ही इसको ठीक कर सकती है। सो आई होप दिस पॉडकास्ट वाज रियली हेल्पफुल फॉर यू एंड टू ऑल दोज हु आर सफरिंग from mental health and hair related problems. And if you like this podcast, do share and like and follow us for more such videos.